हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनएलएम का शीट डिस्कशन। ये हमारा एक्सरसाइज 1 है और ये हमारा प्रैक्टिस सेशन 1 है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जेईई मेंस और नीट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एनएलएम के क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ वो पॉइंट मेथड से सॉल्व करूँगा, जो कि हमने क्लास में डिस्कस किया था, जो कि ईजी मेथड है और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उससे गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला हुआ है एट अ गिवन इंस्टेंट ए इज़ द मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ये जो ए ब्लॉक है आपका वो 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की साइड मूव कर रहा है। ये हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड वाला। ठीक है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बी एट दैट टाइम। बी की वेलोसिटी क्या है? तो बी की वेलोसिटी हम कंसिडर कर लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में v कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा देखो, अगर a मूव कर रहा है तो ये वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करो, ये दोनों पॉइंट ऊपर जा रहे होंगे, ये दोनों पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, तो पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट वाला इसको मैं बोल लेता हूँ पॉइंट नंबर 1, इसको बोल लेता हूँ पॉइंट नंबर 2। तो 1 वाले पॉइंट के लिए क्या लिखूंगा? -5, क्योंकि ये स्ट्रिंग को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, तो इसके लिए लिखा जाएगा -5। पॉइंट नंबर 2 के लिए बात करें तो पॉइंट नंबर 2 क्या कर रहा है? हमारा ऊपर जा रहा है। उसके साथ साथ हमारी ये वाली जो पुली है, ये वाली पुली ऊपर जा रही है। अगर पुली ऊपर जा रही है तो स्ट्रिंग कितनी लूज होगी? यहाँ पे लूज होगी -5 दो बार लूज होगी, तो ये -5 आ जाएगी। अच्छा, इस वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करो, जो बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वी वेलोसिटी से डाउनवर्ड जा रहा है। वी वेलोसिटी से अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है तो स्ट्रिंग को क्या कर रहा है? ये टाइट कर रहा है, तो इसके लिए लिख देंगे +v = 0। तो यहाँ से वी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा प्लस आया है, हमने डाउनवर्ड कंसिडर किया था, तो प्लस आया है, डाउनवर्ड कंसिडर किया था, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में +15 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर 1। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है हमसे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इफ द वेलोसिटीज ऑफ द फ्री एंड ऑफ द रॉप आर एज इंडिकेटेड इन द फिगर। आपको फ्री एंड की वेलोसिटीज इंडिकेट की हुई है। अच्छा, ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। अच्छा, ये 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, तो ये वाला जो एंड है वो 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। तो हम इस ब्लॉक की वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं। लेट सपोज ब्लॉक की वेलोसिटी है ऊपर v। अच्छा, ये वाला 2 से जा रहा है, ये वाला 1 से जा रहा है, ब्लॉक की वेलोसिटी v है। तो हमें पता है पुली की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? v पुली = लिखा था v1 + v2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे v1 v2 विद साइन पुट करने होते हैं हमें, तो v पुली हमने क्या माना हुआ है? v। अच्छा, v1 v2 क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो दोनों प्लस कंसिडर कर लेते हैं अपन, ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस मान रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3/2 मीटर पर सेकेंड। ये प्लस आया है, इसका मतलब हमने जो कंसिडर किया था वो करेक्ट है। यानी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इसकी वेलोसिटी 3/2 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड वाले का आंसर भी हो जाएगा 1। थर्ड वाले पे चलते हैं। द पुली इन द डायग्राम आर ऑल स्मूथ एंड द लाइट। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज अपवर्ड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ सी इज एफ डाउनवर्ड। ए का एक्सेलेरेशन जो है वो अपवर्ड कंसिडर किया गया है, उसके एक्सेलेरेशन को हम ए लिख देते हैं, उसने बोला ए। और सी का जो एक्सेलेरेशन है वो डाउनवर्ड है, सी का एक्सेलेरेशन है यहाँ पे एफ। ठीक है, द एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज, बी का एक्सेलेरेशन क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन तीनों के लिए पॉइंट मेथड एप्लीकेबल होता है, सेम तरीके से अप्लाई होता है। हम यह मान लेते हैं कि बी का जो एक्सेलेरेशन है, बी का जो एक्सेलेरेशन है हम कंसिडर कर लेते हैं, डेट इज इक्वल टू ए बी, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर कर लेते हैं। सो अब वापस अगेन पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पॉइंट मेथड क्या बोलता है हमसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो बी वाले पुली से कनेक्टेड हैं, ये वाला पॉइंट ऊपर, ये सॉरी ए वाला पॉइंट आपका क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपका नीचे आ रहा होगा ए से। सी वाला पॉइंट आपका नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट जा रहा होगा आपका एफ से ऊपर। अकॉर्डिंग टू द पुली फॉर्मूला ए बी, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है। ए बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? ए आपका डाउनवर्ड है, डेट इज +a, और ये हो जाएगा -f डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको ए बी की वैल्यू क्या मिलने वाली है? ए बी आपको मिल जाएगा आइदर a - f/2 अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे तो, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं f - a/2, और इसको लिखना होगा फिर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों में से एक आंसर मैच करेंगे हम यहाँ पे। देखो दोनों में से कौन सा आंसर मैच हो रहा है? हमारा फर्स्ट ए आंसर मैच हो रहा है, यानी 1/2 f - a, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में।
तो ये थर्ड का आंसर हो गया ए। फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द लेफ्ट, इसने लेफ्ट डायरेक्शन में बोला है, ये आ जाएगा आपका ए का एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड बी जो है वो भी लेफ्ट में चल रहा है, कितने से, उसका भी एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द लेफ्ट। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द सी, अगेन आपको वही पॉइंट मेथड लगाना है। सी का एक्सेलरेशन कंसिडर कर लेते हैं, बताओ किधर कंसिडर कर रहे हैं, ऊपर नीचे कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, मान लो इसे हमने नीचे कंसिडर किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम ए। तो वही अगेन पॉइंट मेथड देखें हम, तो इसके ये 2 पॉइंट हैं, वो दोनों सी ब्लॉक के साथ नीचे आ रहे हैं, मतलब दोनों ए के साथ नीचे आ रहे हैं। ए वाले ब्लॉक के साथ ये पुली कनेक्टेड है, इस वाले पुली पे 2 पॉइंट हैं, और बी वाले पॉइंट के बी वाले ब्लॉक के साथ भी हमारे पास पुली कनेक्टेड है, और वो लेफ्ट डायरेक्शन में चल रही है हमारे पास। तो वही हम स्ट्रिंग को लूज और टाइट होना देखेंगे। तो ए वाली पुली के लिए देख लेते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में चल रही है, मतलब वो स्ट्रिंग को टाइट कर रही है, तो मतलब +2 और +2 2 पॉइंट है वहाँ पे। बी वाला जो है वो लेफ्ट चल रहा है, पुली भी लेफ्ट चल रही है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग को लूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग को लूज कर रहे हैं, मतलब हो जाएगा 2 पॉइंट है तो -1 -1। सी वाला ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग को टाइट कर रहा है, स्ट्रिंग को टाइट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 2 बार आ जाएगा, 2 पॉइंट है +a इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये -2 +2 चला जाएगा, 2a + 2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्थ का आंसर आ जाना चाहिए -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर डाउनवर्ड वाला डायरेक्शन नहीं दे रखा हो तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू लिख सकते हैं +1, बट अब डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, डायरेक्शन हो जाएगी इस बार अपवर्ड। तो इसमें कौन सा आंसर मैच हो जाएगा, ए आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं हम। इन द फिगर शोन द वेलोसिटीज ऑफ द डिफरेंट ब्लॉक्स इज शोन, वेलोसिटी ऑफ द सी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ए बी और डी की वेलोसिटी आपको दे रखी है। तो फर्स्ट हम इस पुली को मान लेते हैं, पुली नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2, इसकी मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ, इस पुली की वेलोसिटी है मान लो v1, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर ये v1 से ऊपर आ रही है तो पुली नंबर 2 नीचे आ रही होगी v2 से। क्लियर। अब मैं v1 का फॉर्मूला लगा लेता हूँ कि पुली नंबर 1 जो है वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है। सो पुली का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, v1 इक्वल टू हो जाएगा, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो हो जाएगी -6, और ब्लॉक बी की वेलोसिटी अपवर्ड है तो हो जाएगी +6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो आंसर 0 हो गया। इसका मतलब पुली नंबर 1 आपकी स्टेशनरी है, तो पुली 1 स्टेशनरी है तो पुली नंबर 2 भी स्टेशनरी है। तो 2 के लिए वापस फॉर्मूला लगा लेते हैं, v2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, v2 इक्वल टू लिखेंगे हम, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सी। वेलोसिटी ऑफ सी अगर मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया है, v2 को पॉजिटिव किया है, इसका मतलब मैंने सी की वेलोसिटी को डाउनवर्ड कंसिडर कर लिया है, तो ये vc से नीचे आ रहा है। डी वाला भी आपका नीचे आ रहा है, तो इसको लिख देंगे +4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे यहाँ पे। अच्छा, v2 की वैल्यू तो 0 है, v2 की वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, vc +4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से vc की वैल्यू निकल के आएगी -4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे माइनस आ गया हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर माइनस है तो डाउनवर्ड है। क्लियर है ये चीज़, ये माइनस है तो डाउनवर्ड है, या फिर हम vc की वैल्यू लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। बट यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड तो कुछ दिया ही नहीं था, डायरेक्टली आंसर टिक करना है हमें, आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बी। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ ब्लॉक ए हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड टू द राइट, राइट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी दे रखी है 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टू द राइट हो गया। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी, बी की वेलोसिटी हमें डिटरमाइन करनी है। लेट सपोज वेलोसिटी ऑफ बी इज डाउनवर्ड एंड दैट इज वी। अब ए के साथ कौन कौन सी पुली कनेक्टेड है, ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ये वाली पुली, अगर हमारे पास राइट जाएगी तो ये वाले पॉइंट ऊपर पॉइंट नंबर 1, इससे नीचे कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 3, ये डायरेक्टली क्या होंगे, राइट जाएंगे, मतलब ये हो जाएंगे हमारे पास 0.6 और 0.6। बट बीच में से जो ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है पुली इस वाली सेकेंड वाली पुली से, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है वो भी तो आगे जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारे पास 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6। ये क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग को लूज कर रहे थे। मैंने स्ट्रिंग को लूज किया तो ये टोटल स्ट्रिंग लूज हो गई 0.6 प्लस 0.6 प्लस
0.6 और इसके आगे लगा दिया मैंने माइनस, क्योंकि लूज कर रहे हैं। अच्छा, बी की वेलोसिटी डाउनवर्ड है, वो वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो स्ट्रिंग को कर दिए टाइट, तो प्लस वी हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वी का आंसर आ जाएगा यहाँ से 1.8 मीटर पर सेकेंड। एंड 1.8 मीटर पर सेकेंड आपका क्या है, पॉजिटिव आया है, तो ये हमारा डाउनवर्ड था, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो 1.8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी एट द इंस्टेंट शोन इन द फिगर। जो इंस्टेंट आपको दे रखा है उस इंस्टेंट पे आपको क्या निकालना है, ब्लॉक बी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसे ऐसे क्वेश्चन करते टाइम हमने इसे क्वेश्चन कंस्टेंट मोशन में पढ़े। कंस्टेंट मोशन में जब पढ़ते हैं तो हम क्या मानते हैं, पहले बी की एक्चुअल वेलोसिटी कंसिडर करते हैं। तो बी जो है वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, मान लेते हैं वी वेलोसिटी से चलेगा। अब क्या देखना होता है हमें, स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट निकालना होता है। तो स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos 37। क्लियर है, ये v cos 37 हो गया। अच्छा, ए वाला ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, ये वाला जो पॉइंट है वो तो चलने से रहा नहीं, इसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी 0। यहाँ पे हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। तो अगर ये v cos 37 से चल रहा है तो ये वाला भी तो v cos 37 से चल रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं अपन पुली वाला। तो अगेन हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव माना, तो पुली की वेलोसिटी 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में v cos 37 प्लस सेकेंड वाला तो 0 है डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा v cos 37 इक्वल टू हो जाएगा 20। v की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई cos 37। cos 37 की वैल्यू क्या होती है, ये होता है हमारे पास 4/5 एंड 4/5 होगा तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारे पास प्लस आंसर आया, इसका मतलब हमने जो कंसिडर किया है वो एग्जैक्टली सही है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लॉक बी मूव्स टू द राइट विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी नॉट। यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी दे रखी वी नॉट। द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए रिलेटिव टू बी, यहाँ पे रिलेटिव को अंडरलाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो पहले मैं ग्राउंड की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मान लेता हूँ ए की, डेट इज इक्वल टू वी। क्लियर है, पहले ग्राउंड के एस्पेक्ट में निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसकी रिलेटिव निकाल लेंगे। तो ए से जो डायरेक्टली पुली कनेक्टेड है वो ये वाली, और बी से डायरेक्टली ये वाली पुली कनेक्टेड है। पहले एक अगर आपका राइट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ऊपर वाली जो पुली है वो भी आपकी राइट डायरेक्शन में चल रही है, ए वाला जो है वो स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, राइट डायरेक्शन में चला के लूज कर रहा है। तो स्ट्रिंग लूज होगी हमारी, तो कितने टाइम्स लूज हो जाएगी, पुली चलेगी तो -2v हो जाएगा। बी वाला जो है वो चल रहा है हमारा राइट डायरेक्शन में, वो स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, टाइट कर रहा है। तो पहले ऊपर वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए हो जाएगा v नॉट। फिर नीचे वाले ही पॉइंट की बात करते हैं, उसके साथ हमारी पुली कनेक्टेड है, पुली चल रही राइट में, वो कर रही है स्ट्रिंग को टाइट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ v नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, v की वैल्यू हो जाएगी वॉट, ये हो जाएगा हमारे पास 3v नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये ध्यान रखें किसके रेस्पेक्ट में आई है, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आया है हमारे पास, ये विद रेस्पेक्ट टू हमारे पास ग्राउंड आई है। अब हमें निकालना क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3v नॉट बाई 2 माइनस ये हो जाएगा v नॉट, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा v नॉट बाई 2। कौन सा आंसर मैच हो जाएगा, और टूवर्ड्स राइट होगा, ये ध्यान रखें, टूवर्ड्स राइट होगा। तो ये हो जाएगा v नॉट बाई 2 टूवर्ड्स राइट, तो हमारा बी आंसर मैच हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है द वेलोसिटी ऑफ एंड ए ऑफ द रिजिड रॉड। ये ध्यान रखें, रिजिड रॉड है, मतलब ये इलोंगेट नहीं हो सकती और नहीं कंप्रेस हो सकती है। बिटवीन द टू स्मूथ वर्टिकल वॉल्स मूव विद द वेलोसिटी u वर्टिकल डाउनवर्ड। ठीक है, ए वाला जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी आपको दे रखी है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से चल रहा है। आपको पता करना है कि b की स्पीड क्या होगी। ठीक है, b किस स्पीड से चल रहा होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि b की स्पीड जो है वो ग्राउंड पे दे रखी है आपको v के बराबर। यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, रॉड वाला कंस्टेंट लगाएंगे, या फिर रॉड में जो कंस्टेंट लगता है वो स्ट्रिंग वाला ही लगता है। स्ट्रिंग का कंस्टेंट क्या होता है कि अलोंग टू स्ट्रिंग रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 0। तो हम अलोंग टू स्ट्रिंग निकालेंगे वेलोसिटी के कंपोनेंट। तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको नीचे थीटा दे रखा है, ये 90 है, तो ये ऊपर वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा अलोंग टू रॉड, यू का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा यू साइन थीटा। यहाँ पे अपन इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं,
ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो v का जो ये कंपोनेंट हो जाएगा रोड के अलोंग, ये हो जाएगा v cos थीटा। अब अलोंग टू रोड दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए बराबर, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने के लिए तो u sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास, v cos थीटा होना चाहिए। आपको निकालना था v, तो v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास u tan थीटा। तो u tan थीटा कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास भाई, सी आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में c का एक्सेलरेशन पता करना है। क्वेश्चन अच्छा है हमारे पास, तो स्टार मार्क कर लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पहले अपन क्या करते हैं, ब्लॉक के रेस्पेक्ट में हम एक्सेलरेशन पता करते हैं, क्योंकि c के पास यहाँ पे दो एक्सेलरेशन है, एक तो जो ब्लॉक a चलेगा उस डायरेक्शन में c भी चल रहा होगा, और एक जो है वो कंस्टेंट से हमारे पास रिलेशन आएगा कि a और b के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, अब a का एक्सेलरेशन मान रखा है a राइट डायरेक्शन में, ये a का एक्सेलरेशन हो गया, b का एक्सेलरेशन मान रखा है लेफ्ट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा हमारे पास b। तो ऑब्वियसली बात है a वाला पास आ रहा है, b वाला पास आ रहा है, तो c वाला जो है वो नीचे जा रहा होगा, तो c का एक्सेलरेशन मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हो जाएगा हमारे पास c। अब लगा देते हैं हम यहाँ पे कंस्टेंट यानी पॉइंट मेथड लगा देते हैं, तो पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट हो गया 1, ये 2, 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 और ये वाला हो जाएगा 8। तो यहाँ से चलते हैं हम 1 से, तो 1 वाला जो पॉइंट है वो डाउनवर्ड चल रहा है, डाउनवर्ड चल रहा है मतलब वो स्ट्रिंग को कर रहा है टाइट, तो उसके लिए लिखेंगे प्लस c। ठीक है, a वाला जो ब्लॉक है वो चल रहा है हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में, a वाला जो ब्लॉक है वो चल रहा है हमारे पास राइट डायरेक्शन में। अगर ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जो पुली है जो a के साथ कनेक्टेड है वो भी राइट डायरेक्शन में जा रही है, वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो पॉइंट है ऊपर, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 2 कहाँ जा रहा है अभी, ये चल रहा है राइट चल रहा है, तो स्ट्रिंग को कर रहा है क्या, लूज कर रहा है, स्ट्रिंग को लूज कर रहा है, तो उसके लिए लिखेंगे -a। b से जो कनेक्टेड है ये वाली पुली, ऊपर वाली जो पुली है वो b वाला जो चल रहा है वो चल रहा है लेफ्ट, इसका मतलब स्ट्रिंग हो रही है हमारे पास लूज, स्ट्रिंग लूज हो रही है तो हो जाएगा -b। नीचे वाले पॉइंट पे अगर हम नीचे वाली पुली पे आ जाए, हम नीचे वाला पुली जो है वो कैसे चल रहा है, वो भी b के साथ चल रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, उसके साथ पॉइंट कनेक्टेड है हमारे पास यहाँ पे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसके लिए भी अगेन लिख देंगे -b। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो a के साथ कनेक्टेड है, a चल रहा है हमारे पास राइट डायरेक्शन में, ये भी कर रहा है स्ट्रिंग को लूज, तो ये हो जाएगा -a और इक्वल टू हो जाएगा ये 0। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b, और ये है हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, अब ये तो कंस्टेंट से रिलेशन मिला है, c वाला डायरेक्टली a के साथ कनेक्टेड है और a हमारा किधर चल रहा है राइट डायरेक्शन में, तो a के पास दो एक्सेलरेशन है, इसका अगर मैं x कंपोनेंट देखूँ तो x कंपोनेंट हो जाएगा मेरे पास a i के, और इसका मैं y कंपोनेंट देखूँ तो जो हमने कैलकुलेट किया ये डाउनवर्ड था तो माइनस लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी जे के। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा c वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा a i के माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी जे के। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। किससे मैच कर रहा है भाई फाइनल आंसर हमारा, तो ये आंसर मैच कर रहा है हमारा a से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा है, अगेन क्वेश्चन अच्छा है हमारे पास, मार्क कर लेते हैं स्टार मार्क। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी का हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो बी के एक्सेलरेशन के लिए क्या है, जो बी है वो ए से कनेक्टेड है, मतलब ये वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा ए और बी का, वेज कंस्टेंट लगाना है यहाँ पे। ए और बी का जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, हमने वेज कंस्टेंट में क्या पढ़ा था, वेज कंस्टेंट में हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस there is no relative velocity, perpendicular to the contact surface there is no relative velocity। तो हमें यही करना है कि इस contact surface के perpendicular direction में relative velocity को जीरो करवा देना है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ये एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे देखना वेज का जो एक्सेलरेशन है वो a इस तरीके से कंसिडर किया गया है, इसको अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है, ये एंगल नीचे वाला एंगल α1 है, ये वाला एंगल α1 है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा α1। ओके, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे अपन। अच्छा, बी का जो एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में चलेगा, बी तो जो है वो उस वर्टिकल प्लेन के, ये जो आपका दे रखा है इंक्लाइंड प्लेन, इसके अलोंग चलेगा, मतलब बी वाला आपके इसके अलोंग चल रहा होगा, α2 वाले वेज के अलोंग चल रहा होगा। तो मेरे पास जो बी का एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे कहीं, ये मैंने b का एक्सेलरेशन मान लिया, उसे बोल दिया है b, और ये एंगल हो जाएगा आपका α2।
इसको हम रिजोल्व कर लेते हैं, ए और बी के कंपोनेंट रिजोल्व कर लेते हैं। तो बी का कंपोनेंट आ जाएगा इधर कितना, ये हो जाएगा बी कॉस अल्फा 2, और इसी डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए कॉस अल्फा 1। क्लियर है। अच्छा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी, 0। इसका मतलब दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, 0। तो ये हम लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी कॉस अल्फा 2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा 1 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा 2। तो ए कॉस अल्फा 1 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा 2 कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन में, दैट इज ए आंसर। क्लियर है चीज। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 अगेन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि 50 kg होमोजीनियस स्मूथ स्फीयर रेस्ट ऑन द 30 डिग्री इंक्लाइन ए एंड बियर्स अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल बी। जो स्फीयर है वो 30 डिग्री वाले इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और बाजू में उसके क्या है आपके पास, वॉल बी है यहाँ पे। कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्स एट ए एंड बी। ए और बी पे आपको कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करने हैं। तो इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका सेंटर। कॉन्टैक्ट फोर्स हमें कैलकुलेट करने हैं ए और बी पे। तो जो ए पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा स्फीयर की वजह से, वो इस डायरेक्शन में ऐसे कहीं लग रहा होगा। इसका मतलब अगर स्फीयर इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी इधर टिल्टेड डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएगा तो स्फीयर पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कहीं। ये हो जाएगा हमारे पास एन ए, और बी वाला जो सरफेस है वो फोर्स लगाएगा स्फीयर पे हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में, उसको बोल देते हैं अपन एन बी। और इसका एक एम जी वाला जो कंपोनेंट होगा स्फीयर का, वो तो आएगा डाउनवर्ड। एम जी फोर्स तो डाउनवर्ड ही होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, n1 n2 को रिजोल्व करना है और हमें बैलेंस करवा देना है। तो इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, ये 90 है, ये 60 होगा। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एन बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एन ए कॉस 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन ए कॉस 60 डिग्री। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट एन ए का वर्टिकल कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा भाई, वो बैलेंस करेगा एम जी को। ये हो जाएगा एन ए साइन 60 डिग्री। तो एम जी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, एम जी इक्वल टू लिख सकता हूँ एन ए साइन 60 डिग्री। ठीक है, हमें एन ए और एन बी पता करने थे, तो मेरे को डायरेक्टली एक वैल्यू तो पता लग रही है। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर दूँ तो एन ए से एन ए कट जाएगा मेरा। तो यहाँ से मिलेगा मेरे को एन बी डिवाइडेड बाई एम जी इक्वल टू क्या होने वाला है, एन ए से एन ए कट जाएगा मेरे यहाँ पे कॉस 60। कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। तो एन बी की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई है व्हाट, एम जी डिवाइडेड बाई √3। एम कितना था बेटा यहाँ पे, एम है 50, जी की वैल्यू ले लेते हैं 10 डिवाइडेड बाई √3। तो एन बी आ गया अपने पास 500 डिवाइडेड बाई √3। एक आंसर तो हो गया। सेकेंड आंसर कहाँ से पता लगेगा भाई, इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट कर देते हैं अपन। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं अपन, तो एन बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे व्हाट, एन बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एन ए कॉस 60। कॉस 60 होता है 1/2। एन बी कितना दे रखा है 50/√3 इक्वल टू हो जाएगा एन ए मल्टीप्लाई 1/2। तो एन ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, एन ए मिल जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई √3। तो एन ए मिल रहा है 1000 डिवाइडेड बाई √3 और एन बी मिल रहा है आपका 500 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इन द फॉलोइंग केस। आपको वेइंग मशीन का क्या कैलकुलेट करना है, रीडिंग कैलकुलेट करना है। तो रीडिंग हो जाएगा हमारे पास जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन को रीड करता है। यहाँ पे वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन को रीड करेगा, दोनों साइड आपको एंगल 30 डिग्री दे रखे हैं और मास बराबर दे रखा है। तो आपको ये वाले कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेने हैं। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई, ये वाला कंपोनेंट होगा हमारे पास यहाँ पे, ये तो हो जाएगा नॉर्मल, और इसके
ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाता है आपके पास mg cos 30 डिग्री। तो mg cos 30 डिग्री होगा, वो आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा mg cos 30 डिग्री। अच्छा यहाँ से देखो n इक्वल टू हो जाएगा आपके पास m कितना देखा है 2 इंटू जी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 10√3 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वेइंग मशीन का, डेट इज आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोला हुआ है, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, आपको नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं ड्यू टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री प्लैंक। ठीक है, इस स्फीयर पे आपको नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने हैं। दोनों डायग्राम में मैं पहले फर्स्ट वाले के लिए 45 डिग्री पे ले लेता हूँ। तो स्फीयर पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो सेंटर से पास होगा और कुछ इस तरीके से होगा। इसको बोल लेता हूँ मैं N45। ठीक है, यहाँ पे अपन ये देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनेगा इस नॉर्मल रिएक्शन का। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा सेकंड वाले केस में अपन क्या करेंगे, सेकंड वाले केस में 30 डिग्री वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन होगा ऐसे इस डायरेक्शन में, सेंटर से पास होते हुए, सेंटर पे पास होते हुए अपन क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एंगल पता करेंगे ये एंगल कितना होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। इसको बोल देते हैं अपन N30। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसे रीड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये एक अपन ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगी हमारे पास वर्टिकल लाइन। ये वाली आपको नॉर्मल रिएक्शन दे रखी है डायरेक्टली 45 डिग्री पे, तो ये 45 डिग्री हो जाएगी हमारे पास N45 45 डिग्री पे। N30 आपको दे रखा है कितने पे, N30 आपको दे रखा है 60 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा आपका N30। ठीक है, ये N30 हो जाएगा 60 डिग्री पे। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो स्फीयर है उसका जो वेट होगा वो डायरेक्टली डाउनवर्ड होगा। तो ये डायरेक्टली डाउनवर्ड हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू mg। अब बाकी क्या करना है, बैलेंस ही तो करना है। तो चलो n के कंपोनेंट कर लेते हैं, N30 के कंपोनेंट कर लेते हैं। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा N30 cos 60 डिग्री, ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा N30 sin 60 डिग्री। ये वाला 45 पे रिजोल्व हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा N45 cos 45 डिग्री और डाउनवर्ड हो जाएगा इसका एक कंपोनेंट, दैट इज इक्वल टू N45 sin 45। ठीक है, अब बैलेंसिंग कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको फोर्स दे रखा है कितना N30 sin 60, sin 60 होता है √3/2 इक्वल टू हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। m की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई आपको, m की वैल्यू दे रखी है 5। तो यहाँ से हो जाएगा ये 50 प्लस नीचे हो जाएगा N45 इंटू साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा सेकेंड इक्वेशन हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करेंगे तो N45 cos 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा N30 cos 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर लेते हैं 45 और 60 डिग्री की यहाँ पे, तो ये हो जाएगा N45 इंटू 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा N30 इंटू 1/2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में केवल दो ही वेरिएबल है, दो इक्वेशन है हमारे पास। तो हम क्या करें, हम कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में, इक्वेशन 1 और 2 में क्या कर सकते हैं भाई हम यहाँ पे, इक्वेशन 1 और 2 में यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे। तो हम क्या करें, N45 1/√2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास N30 √3/2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 50 प्लस N45 1/√2 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा N30/2। अच्छा इस वाले टर्म को अपन लेके आ जाते हैं यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास N30 √3/2 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 50 और N30 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, डेट इज इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 2। ठीक है, 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 2। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो N30 की वैल्यू हमें मिलने वाली है, N30 हो जाएगा 136.6, ये हो जाएगा 136.6 न्यूटन। अच्छा N30 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, N30 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो अब हम क्या करेंगे, N45 कैलकुलेट करेंगे। अब N45 कैलकुलेट करना तो बहुत ईजी है, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर लेते हैं किसकी, N30 की। तो N45 इंटू 1/√2
2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास N30 है 136.6 इंटू 1/2, तो यहाँ से N45 की वैल्यू जो मिलेगी आपको, N45 आपको मिलने वाला है 96.56 न्यूटन। तो दो आंसर हो गए हमारे पास, ये आंसर मैच हो जाएंगे हमारे पास ए से। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका इस डायग्राम से रिलेटेड है। 16 और 17 दोनों इस डायग्राम पे बेस्ड है। आपके डायग्राम में आपको दे रखा है इन द फिगर टेंशन इन द डायगोनल स्ट्रिंग इज 60। आपके डायगोनल स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स दे रखा है वो 60 न्यूटन दे रखा है, तो ये दोनों साइड से आपका 60 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये F2 होना चाहिए था, करेक्शन है इसमें, ये F2 होना चाहिए था यहाँ पे। ओके, अब अपन इस वाले पॉइंट पे देखिए, पॉइंट नंबर 1 पे अगर हम बैलेंसिंग करवाते हैं तो 60 का कॉम्पोनेंट कर लेते हैं, तो 60 sin 45 डिग्री, 60 sin 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास F2। तो यहाँ से F2 की वैल्यू डायरेक्टली आ रही है, F2 कितना आ रहा है 60/√2, तो F2 की वैल्यू तो डायरेक्टली हो गई। अब अपन F1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो F1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऊपर वाले पे बैलेंस करवा लेते हैं। ऊपर वाले पे क्या कर लेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल बैलेंस करवा लेंगे, तो ये हो जाएगा F1 इक्वल टू हो जाएगा 60 और वो हो जाएगा cos 45 डिग्री। तो F1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60/√2, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 60/√2। 60/√2 कौन सा आंसर में मैच करेगा भाई, यहाँ पे हमारे पास डी आंसर में मैच हो जाएगा। 17 में बोला है इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द वेट ऑफ द सस्पेंडेड ब्लॉक, तो क्या बात है यहाँ पे अपन 1 वाले पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट को बराबर कर दें, क्योंकि सिस्टम जो है वो आपका इक्विलिब्रियम पे है, तो ये है 60/√2, तो 60/√2 हो जाएगा W के बराबर। तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारे पास 60/√2। 60/√2 के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर मैच हो जाएगा भाई, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है a mass capital M is suspended by a rope from a rigid support at A as shown in the figure. Another rope is tied at the end B and it is pulled horizontally with a force F. If the rope AB makes an angle theta with the vertical in the equilibrium, equilibrium पे आपको vertical के साथ theta angle दिया हुआ है, then the tension in the string AB, आपसे string में tension पूछा हुआ है, तो suppose हम tension consider कर लेते हैं T। इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा, ये थीटा होता है तो ये भी एंगल थीटा होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास T sin थीटा हो जाएगा। तो हम बैलेंस कर लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा T sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू F एंड T cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। बट यहाँ पे देखो आपको F के टर्म्स में आंसर निकालना है, तो फर्स्ट वाले से आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेंशन की वैल्यू डेट T इक्वल टू मिल जाएगा F डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो F डिवाइडेड बाई साइन थीटा से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, B आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्जेक्ट A and B each of the mass M are connected by the light inextensible cord. They are concentrated to move on a frictionless ring in a vertical plane as shown in the figure. The objects are released from the rest at the position shown. The tension in the cord just after releases will be. जैसे इनको रिलीज किया गया A और B से, तो इस कॉर्ड में कितना टेंशन है वो आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकती है कि आप T के कंपोनेंट कर दो, आपको T के कंपोनेंट नहीं करने हैं, आपको mg के कंपोनेंट करने हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी रेडियस R है, ये भी रेडियस R है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये एंगल हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो mg को आपको रिजॉल्व कर देना है, तो mg का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, डेट इज इक्वल टू mg cos 45 डिग्री। और टेंशन फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, टेंशन फोर्स होना चाहिए डायरेक्टली इक्वल टू mg cos 45 डिग्री, ये इसको बैलेंस करना चाहिए। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से mg/√2, तो आंसर मैच हो जाएगा हमारा B। Question number 20. 3 blocks A, B and C are suspended as shown in the figure. Mass of each blocks A and C is small m. If the system is in equilibrium and mass of B is capital M, then system equilibrium पे है, आपको पता करना है कि कैपिटल M का स्मॉल m से क्या रिलेशन है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, ये जो होगा ये आपका mg हो जाएगा, इधर भी सेम आपका mg फोर्स हो जाएगा डाउनवर्ड। इनमें दोनों में स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स बराबर होंगे क्योंकि आपको mg दे रखा है दोनों साइड, तो दोनों साइड टेंशन फोर्स बराबर है। यहाँ पे भी टेंशन फोर्स T हो जाएगा, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स T हो जाएगा। मान लेते हैं कि वर्टिकल के साथ एक एंगल है
ये एंगल मान लेते हैं अपन थीटा। तो यहाँ पे देखो टेंशन फोर्स को आपको क्या करना है, रिजोल्व करना है। टेंशन फोर्स को रिजोल्व करोगे तो लेफ्ट वाली टेंशन का और राइट वाली टेंशन फोर्स का दोनों का कंपोनेंट आएगा कॉस वाला, तो ऊपर नेट कंपोनेंट हो जाएगा 2t cos थीटा। तो ये 2t cos थीटा किससे बैलेंस होना चाहिए, इसका जो डाउनवर्ड फोर्स है कैपिटल mg उससे बैलेंस होना चाहिए इक्विलिब्रियम होने के लिए। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल mg इक्वल टू 2t cos थीटा। क्लियर है, यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो t इक्वल टू है हमारे पास स्मॉल mg, तो वो हम वैल्यू पुट कर देंगे। कैपिटल mg इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल mg इंटू कॉस थीटा। यहाँ से g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो m इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, m इक्वल टू वैल्यू बचती है 2 इंटू स्मॉल m इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा के लिए अगर हम देखें तो कॉस थीटा जो यहाँ पे होगा, थीटा यहाँ पे ये तो देख सकते हैं हम, थीटा ऑलवेज जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा थीटा यहाँ पे, तो m का जो रिलेशन मिल रहा है मेरे को, वो m का रिलेशन मिल जाएगा m लेस देन 2m। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। सपोज हम क्या करें, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ले लेते हैं। सपोज ये मैंने कंसिडर किया है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ले लेते हैं। तो 60 डिग्री लेने पे कैपिटल m इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल m इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल m कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1/2, तो ये हो जाएगा 2m इंटू 1/2, और ये आ जाएगा m की वैल्यू हो जाएगी आपके पास स्मॉल m। तो m आपका क्या होना चाहिए, 2m से तो छोटा होना ही चाहिए, 2m से तो क्या होना चाहिए, छोटा होना ही चाहिए। ये मैंने पर्टिकुलर 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट किया है, तो m आपका क्या होना चाहिए, 2m से छोटा होना चाहिए। क्लियर है। Question number 21. Two masses small m and capital M are attached to the strings as shown in the figure. If the system is in equilibrium, then आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है और रिलेशन फाइंड आउट करने हैं थीटा कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे टेंशन फोर्स मान लेता हूँ T1। सपोज मैं यहाँ पे टेंशन फोर्स मान लेता हूँ T1, और यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ T2, और यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ T3। 3 टेंशन फोर्स कंसिडर कर लिए मैंने। ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रखे हैं, तो इसको अपन डायरेक्टली रिजोल्व कर देते हैं। देखो ये एंगल भी 45 होगा, ये वाला एंगल भी 45 होगा, तो इस पे दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे, T1 का भी कंपोनेंट आ जाएगा और T2 का भी कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ T1 और साइन कंपोनेंट आएंगे, तो साइन 45 डिग्री प्लस T2 साइन 45 डिग्री, दोनों के साइन 45 डिग्री वाले कंपोनेंट आ जाएंगे। क्लियर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा T2 cos 45 डिग्री, और ये वाला भी कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos 45 डिग्री। तो दोनों के cos 45 वाले जो कंपोनेंट हैं हॉरिजॉन्टल में वो आपस में बैलेंस करेंगे। तो हम यहाँ के क्या लिख सकते हैं कि T1 cos 45 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए T2 cos 45 डिग्री। cos 45 से cos 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है हमारे पास, इसका वेट स्मॉल mg बैलेंस होगा ऊपर वाले दोनों कंपोनेंट से, डेट इज T1 साइन 45 डेट इज इक्वल टू T1/√2, ये हो जाएगा T2/√2 एंड इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल mg। अब T1 T2 बराबर है इक्वेशन नंबर 1 से, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ T1/√2 इक्वल टू स्मॉल mg, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं √2 T1 इक्वल टू स्मॉल mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन हम बनाएंगे इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे कैपिटल M कनेक्टेड है। तो कैपिटल M का पहले तो वेट नीचे आ जाएगा कैपिटल mg, ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल दे रखा है। अच्छा, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। यहाँ पे टेंशन फोर्स T2 था, तो यहाँ पे भी T2 होगा। T2 के कंपोनेंट हो जाएंगे, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा व्हाट, T2 cos 45 डिग्री, एंड डाउनवर्ड कंपोनेंट हो जाएगा इसका कितना, T2 साइन 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से T3 के भी कंपोनेंट करने हैं। T3 का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा T3 cos थीटा, एंड इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे जगह नहीं है बट समझ जाना कि ये हो जाएगा T3 साइन थीटा होगा,
ठीक है। अब अपन इस पॉइंट के लिए बैलेंस करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिखेगा अपने को, T3 साइन थीटा जो होना चाहिए वो बैलेंस करना चाहिए। एक तो आपके पास है वर्टिकल में mg था और दूसरा था हमारे पास T2 साइन 45 डिग्री। T2 को मैं T1 लिख लूँगा क्योंकि T1 के टर्म्स में मेरे पास रिलेशन है। तो ये हो जाएगा T3 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल mg प्लस इसको लिख लेते हैं अपन T1 और ये हो जाएगा बाई रूट 2। ये इक्वेशन नंबर आपके पास हो जाएगा 3। एंड हॉरिजॉन्टल बैलेंस करेंगे तो वहाँ पे लिखना होगा हमें T2 cos 45 हो जाएगा 1/√2 दैट इज इक्वल टू T3 और ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब अपने को रिलेशन चाहिए थीटा कैपिटल M और स्मॉल m में अपने को रिलेशन चाहिए। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 और 3 को आपस में डिवाइड करते हैं। तो 4 और 3 को डिवाइड करेंगे तो T3 वाले टर्म को T3 के साथ डिवाइड करना है। तो ऊपर लिख देता हूँ मैं T3 साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल mg प्लस T1/√2 और इधर लिख देते हैं अपन T3 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास T2/√2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखो कि T3 से T3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच जाएगा मेरे पास टेन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल mg प्लस T1 और T2 आपस में इक्वल हैं। T1 और T2 के आपस में इक्वल हैं और उसकी जो वैल्यू है उसकी अगर हम वैल्यू देखें इक्वेशन नंबर 2 से तो वो स्मॉल mg डिवाइडेड बाई √2 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल mg डिवाइडेड बाई √2 और नीचे भी एक √2 है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा प्रॉपरली 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी सेम वही थिंग हो जाएगी, स्मॉल mg डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा। देखो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपने को डिवाइड कर देना है कैपिटल mg डिवाइडेड बाई स्मॉल mg डिवाइडेड बाई 2। ये बाई 2 वाला टर्म्स ऊपर चला जाएगा और इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनली आंसर मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस 2 कैपिटल m डिवाइडेड बाई स्मॉल m। ये फाइनली आंसर होगा। कौन सा आंसर से मैच होता है हमारा, ये आंसर से मैच हो जाएगा हमारा ए से। Question number 22. A flexible chain of the weight W hangs between the two fixed point A and B, which are at the same horizontal level. The inclination of the chain with the horizontal at the both the points of the support is theta. With the horizontal, what is the tension of the chain at the मिड पॉइंट पे आपको टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया है, इस चेन का हाफ डायग्राम बनाया है क्योंकि मिड पॉइंट पे निकालना है। मिड पॉइंट पे टेंशन फोर्स कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे इसको मान लेता हूँ मैं टी डैश और यहाँ पे जो एंड्स पे जो टेंशन फोर्स होगा वो कुछ ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो हम ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन बना देते हैं। ये आपका टेंशन फोर्स की डायरेक्शन है, जो एंड्स पे टेंशन फोर्स मिल रहा है आपको। इस टेंशन फोर्स को मान लेते हैं हम टी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस टेंशन फोर्स को मान लेते हैं हम T। इसको हम देखो तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल थीटा है, तो ऊपर वाला ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर रिजॉल्व करेंगे ऊपर वाले को तो ये हो जाएगा T cos थीटा और वर्टिकल में चला जाएगा हमारा T sin थीटा। तो ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो जाएगा हमारा T sin थीटा। अब देखो बैलेंसिंग अगर पोजीशन देखें तो T sin थीटा किसको बैलेंस करना चाहिए, W/2 को, क्योंकि वो वर्टिकल है और ये डाउनवर्ड है। तो T sin थीटा किसको बैलेंस करना चाहिए, हमारा W/2 को बैलेंस करना चाहिए। एंड T cos थीटा किसको बैलेंस करना चाहिए, हमारा T cos थीटा बैलेंस करना चाहिए T डैश को। दोनों को हम डिवाइड कर दें, जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें टेन थीटा इक्वल टू W/2 T डैश। यहाँ से वैल्यू निकालनी थी हमें किसकी, T डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो T डैश इक्वल टू हो जाएगा W/2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा। अच्छा, अब इस टेन थीटा को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा W/2 और ये हो जाएगा हमारे पास cot थीटा। तो कौन सा आंसर मैच हो जाएगा भैया हमारे पास, सी आंसर मैच हो जाएगा। Question number 23. A weight can be hung in any of the following 4 ways by the string of the same type। एक W वेट है जो आपको 4 पोजीशन में अलग अलग तरीके से हैंग किया हुआ है। इन विच केस इज द स्ट्रिंग में मोस्ट लाइकली टू ब्रेक।
कौन से केस में आपकी जो स्ट्रिंग है वो इजीली ब्रेक हो सकती है, ये आपको पता करना है। तो देखो सभी स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स तो इक्वली होने वाला है, बस मैटर करता है एंगल किसका ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं किसी भी एक केस को लेके और इसको रिजोल्व कर लेता हूँ। जैसे मान लो कि ये आपका एक स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये ऐसे हैंग किया हुआ है सपोर्ट से, ऊपर ये सपोर्ट बना देते हैं अपन, और यहाँ पे आपका ये W वेट है। ये वर्टिकल के साथ एंगल में कंसिडर कर लेता हूँ, थीटा एंगल है, इसमें भी टेंशन फोर्स T होगा, इसमें भी टेंशन फोर्स T होगा, और दोनों साइड से एंगल क्या होंगे यहाँ पे, इक्वली एंगल होंगे। ठीक है, तो T को रिजोल्व कर लेते हैं हम। T को रिजोल्व करेंगे तो ऊपर वाले दो कंपोनेंट आ जाएंगे हमारे पास, क्या 2T cos थीटा, ये हो जाएंगे 2T cos थीटा वाले कंपोनेंट, और नीचे हो जाएगा ये हमारे पास W। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2T cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास W, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, W डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। अब जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे तो cos थीटा हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो cos थीटा आपका डिक्रीज़ करेगा, और cos थीटा आपका डिक्रीज़ करेगा तो टेंशन फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब जिस केस में आपके पास दोनों स्ट्रिंग में एंगल ज़्यादा है, जिस केस में आपके पास दोनों स्ट्रिंग में एंगल ज़्यादा होगा, उस केस में आपके पास टेंशन फोर्स ज़्यादा मिलेगा, और जहाँ पे टेंशन फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस सबसे फर्स्ट होंगे। तो आंसर कौन सा मैच हो जाएगा हमारे पास, सी, क्योंकि इसमें एंगल ज़्यादा है, दोनों टेंशन फोर्स के बीच में एंगल, ये वाला एंगल ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24, अ स्टंटमैन जंप्स हिज कार ओवर ए क्रेट एज शोन। ठीक है, एक स्टंटमैन है जो ऐसे क्रेट से जंप कर रहा है। नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना है। अब आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ड्यूरिंग द होल फ्लाइट द ड्राइवर एक्सपीरियंस द वेटलेसनेस, सिमिलरली बी, सी एंड डी आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ है, जब वो जंप करेगा, जैसे ही वो जंप करेगा तो ड्राइवर और कार दोनों का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो रिलेटिव एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। जैसे ही आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। अगर नॉर्मल फोर्स जीरो है तो ड्यूरिंग द होल फ्लाइट द ड्राइवर एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, पूरे जर्नी के दौरान ड्राइवर को कैसा फील होगा, वेटलेसनेस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 25 to 27 इस क्वेश्चन पे, इस पैराग्राफ पे बेस्ड है हमारे पास। ये दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ द मास स्मॉल m इज द कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन द एक्स एक्सिस। पार्टिकल जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है। अ फोर्स F एक्ट ऑन द पार्टिकल, F ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स टू पोजिशन लेबल्ड E। आपका जो फोर्स है वो हमेशा E पॉइंट की तरफ टेंड्स करेगा, या E पॉइंट की तरफ लगेगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, when the particle is to the left of E, F points to the right, the magnitude of F is constant except at the point E where it is 0। force F आपका बोला हुआ है, E point पे 0 बोला हुआ है। The system is horizontal, F is the net force acting on the particle is displaced a distance capital A towards left from the equilibrium position E and released from the rest। आपको ये रेस्ट से रिलीज किया गया है। ठीक है, ये रेस्ट से रिलीज़ किया गया है, मतलब t इक्वल टू 0 पे जब ये रिलीज़ हुआ है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। व्हाट इज़ द, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द मोशन, इस मोशन का पीरियड क्या होगा। तो देखो ये जो मोशन है वो एक पीरियडिक मोशन होगा, यहाँ पे ये एक पीरियडिक मोशन होगा। ये मान लेते हैं हम E है, यहाँ पे ये है, वो स्मॉल m है, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन जो है वो कैपिटल A है। ठीक है, फोर्स इस पे ऑलवेज लगता है टुवर्ड्स E, तो ये फोर्स लग जाएगा यहाँ पे। फोर्स इक्वल टू हम लिख देंगे m इंटू ए, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, एक्सेलरेशन मिल जाएगा F डिवाइडेड बाई m। जब इसे रिलीज़ किया गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। ठीक है, आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखो ये जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये पार्टिकल जो है पहले इसकी इनिशियल पोजीशन जहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं वहाँ से जाएगा, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन E तक जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, एक पॉइंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वापस इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी यहाँ पे आने के बाद। फिर ये पार्टिकल रिटर्न करेगा और अपने पाथ को वापस ऐसे रिपीट करेगा, फिर ये वापस इनिशियल पोजीशन तक वापस आ जाएगा।
तो इस जर्नी में मैं क्या करता हूँ, जहाँ से रिलीज़ किया है वहाँ से ई पॉइंट तक का टाइम कैलकुलेट कर लेता हूँ, और जितना टाइम आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं एम से, जहाँ से रिलीज़ किया है वहाँ से ई पॉइंट तक का टाइम कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मेरे को डिस्टेंस पता है, तो हम सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी पता है मेरे को यहाँ पे, और टाइम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है, एस है हमारे पास कैपिटल ए, यू आपके पास 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपको दे रखा है एफ बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो आपको यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2 कैपिटल ए इंटू एम डिवाइडेड बाई एफ, और इसका ले लेंगे अपन अंडर रूट। ये आपको मिला है सिर्फ आपने जहाँ से रिलीज़ किया है वहाँ से ई पॉइंट तक का टाइम। तो टोटल अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टोटल टाइम पीरियड टी इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी, क्योंकि टाइम आपको क्या लग रहा है, एम से ई से वापस आपका यहाँ पे मान लेते हैं अपन इस पॉइंट को कुछ एफ पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो एम जहाँ से रिलीज़ किया है वहाँ से ई तक, ई से एफ तक, एफ से वापस ई, और ई से वापस अपनी इनिशियल पोजीशन तक। तो 4 बार टाइम काउंट होगा यहाँ पे, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ रूट और ऑफ 2a कैपिटल M डिवाइडेड बाई एफ, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये किस में मैच हो रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 भी इसी से रिलेटेड है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 थी, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका कितना है इसमें, एफ बाई एम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी 0 है, और ई पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको मैं मान लेता हूँ क्या, ई पॉइंट पे वेलोसिटी में मान लेता हूँ v, ठीक है। वेलोसिटी एट ई पॉइंट वो हो जाएगा आपका v। तो इक्वेशन लगा देते हैं अपन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हम v कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो u तो 0 है, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है f बाई एम इंटू हो जाएगा टाइम t। तो अगर अपन देखें यहाँ से क्लियरली, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती है, मतलब v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी और आपका ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है वो स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है आपके, है ना, लीनियर रिलेशन के कर्व नहीं है। तो सी और डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि इनिशियली ये 0 वेलोसिटी से चलता है, मतलब ये इसको रिलीज़ किया गया है, तो ये पर्टिकुलर कुछ वेलोसिटी है बी वाले में, टी इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो फाइनली आंसर होगा हमारे पास कौन सा, ए ऑप्शन होगा। 27 में आपसे बोला गया है फाइंड द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू रीच x इक्वल टू माइनस ए बाई टू टू ए। देखो ऊपर वाला जो डायग्राम था उसको वापस बनाते हैं अपन। इसने बोला है माइनस ए बाई टू से और 0 तक इसे जाना है, ये इसका 0 पोजीशन होगा, क्योंकि जहाँ से रिलीज़ किया था वो तो ए पॉइंट पे था, यहाँ से यहाँ तक टोटल ये ए था हमारे पास, मतलब ये x इक्वल टू अगर मेरे पास ये लेफ़्ट में था तो इसको मैं माइनस ए कंसिडर करूँगा, तो ये x इक्वल टू 0 है, तो ये यहाँ पे कहीं पे बीच में होगा x इक्वल टू माइनस ए बाई टू। इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट E था, इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट हो जाएगा B, और इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट हो जाएगा C। तो हम क्या करते हैं, पहले C से E तक का टाइम निकाल लेते हैं, यानी हम कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम x इक्वल टू माइनस ए टू एक्स इक्वल टू 0। ये वाला टाइम हमने कैलकुलेट किया था, t इक्वल टू आ रहा था हमारे पास रूट ओवर ऑफ 2am डिवाइडेड बाई f मिल रहा था, इसको हम बोल देते हैं t1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड टाइम हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम x इक्वल टू माइनस ए टू एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू तक का। तो माइनस ए से माइनस ए बाई टू तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपके पास हो जाएगा ए बाई टू। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, प्लस एक्सेलरेशन इसका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट था, डेट इज़ एफ बाई एम, और माइनस ए से माइनस ए बाई टू तक आने का जो टाइम है उसको मान लेते हैं हम t2, और उसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो यहाँ से t2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा बाई टू से बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर ऑफ कैपिटल ए एम डिवाइडेड बाई एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें टाइम चाहिए था कहाँ से कहाँ तक का, माइनस ए बाई टू से 0 जाने तक का टाइम चाहिए था। तो क्या हम t1 में से t2 को माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो t इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, t1 माइनस t2 करना पड़ेगा। तो t1 आपका दे रखा है रूट ओवर ऑफ 2am डिवाइडेड बाई एफ, और t2 मिला था रूट ओवर ऑफ am डिवाइडेड बाई एफ। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, रूट ओवर ऑफ
am डिवाइडेड बाई f को ले लेंगे कॉमन और यहाँ से हो जाएगा √2 - 1। तो ये फाइनली आंसर है हमारा जो 27 का होगा। कौन सा आंसर मैच हो जाएगा यहाँ से हमारे पास? बी आंसर मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अ पार्टिकल ऑफ द मास 50 ग्राम मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ द स्पीड विद द टाइम इज शोन इन द फिगर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t = 2, 4 and 6 सेकेंड्स। आपको फोर्स कैलकुलेट करना है 2, 4 और 6 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी और टाइम का जब भी ग्राफ दिया जाए तो उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास? एक्सेलेरेशन। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे t = 2, 4 और 6 सेकेंड पे इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्लोप जो होगा वो एक्सेलेरेशन देगा और उसे मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो हम कैलकुलेट करते हैं स्लोप एट t = 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड पे देखो स्लोप कितना होगा। देखो इसकी हाइट कितनी है 2 सेकेंड पे? 10, और इसका जो बेस है वो कितना है? 2 है। तो इसमें tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10/2 डेट इज इक्वल टू 5। अब ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास? एक्सेलेरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा? F इक्वल टू हो जाएगा m × a। m आपको दे रखा है 50 ग्राम, ग्राम में दे रखा है, इसे kg में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1000 से डिवाइड कर दिया अपन ने, इंटू एक्सेलेरेशन, ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 1000 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 न्यूटन के बराबर। सेकेंड t = 4 सेकेंड पे, t = 4 सेकेंड पे, t = 4 सेकेंड पे ग्राफ पे देखो अगर क्लियरली तो ये पॉइंट यहाँ पे मार्क होगा, ये पॉइंट यहाँ पे मार्क होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा? t = 4 सेकेंड पे अगर हम क्लियरली देखें तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मार्क होगा। इस वाले पॉइंट पे हमारा स्लोप क्या हो जाएगा? ग्राफ में देखो स्लोप हमारा हो रहा है 0, मतलब एक्सेलेरेशन आपका 0 हो गया है। एक्सेलेरेशन अगर 0 हो गया है तो फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी भाई? 0 मिलेगी। एंड t = फाइनली 6 सेकेंड पे अगर हम देखेंगे तो 6 सेकेंड पे उतना ही स्लोप आ रहा है जितना 2 सेकेंड पे आया था, बट नेगेटिव स्लोप आएगा। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ पे? स्लोप हो जाएगा -5 और फोर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू -5 एंड ये हो जाएगा -0.25 न्यूटन। तो हमारा कौन सा आंसर मैच हो जाएगा? ए में दिया हुआ है 0.25 अलोंग द मोशन मतलब जिधर एक्सेलेरेशन है 0 दिया हुआ है सेकेंड के लिए, थर्ड दिया हुआ है अपोजिट टू द मोशन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। Question number 29. Two blocks are in the contact on a frictionless table. One has mass small m and the other is 2m. A force capital F is applied on the 2m as shown in the figure. Now the same force F is applied from the right on small m. दो अलग अलग डायग्राम दे रखे हैं हमें, ठीक है, उन पे आपको फोर्स अप्लाई कर रखा है। पहले स्मॉल m पे किया हुआ है, दूसरे वाले में 2m पे किया हुआ है। In the two cases, respectively, the ratio of the contact between the two blocks will be. हमें दोनों केसेस में दोनों ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये वाला डायग्राम फर्स्ट है हमारा। फर्स्ट वाले डायग्राम को देखते हैं। अगर फर्स्ट वाले डायग्राम को देखें तो इसका जो कंबाइंड एक्सेलेरेशन होगा या कॉमन एक्सेलेरेशन होगा, उस ए एक्सेलेरेशन को हम क्या बोल देंगे? यहाँ पे हो जाएगा टोटल नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा इसका? 2m + m दैट इज इक्वल टू 3m। ठीक है, फिर किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। उस ब्लॉक का बनाए जिस पे कम फोर्स लग रहे हैं, तो स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये स्मॉल m हो जाएगा यहाँ पे। इस पे एक ही कांटेक्ट फोर्स लग रहा है जो इसको आगे बढ़ा रहा है। ये इसका कांटेक्ट फोर्स है जो 2m की वजह से आ रहा है इस पे। इसका जो एक्सेलेरेशन है वो a है। तो इस कांटेक्ट फोर्स को मैं बोल देता हूँ n1। तो n1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से m × a। a ऊपर से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m × f डिवाइडेड बाई 3m और ये मिलेगा हमारे पास f/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाले केस में जो सेकेंड डायग्राम है, ये वाला हमारा सेकेंड डायग्राम है, उसमें भी एक्सेलेरेशन आपका वही आने वाला है क्योंकि फोर्स और मास तो चेंज हुआ नहीं है। तो f डिवाइडेड बाई 3m ही आएगा यहाँ पे एक्सेलेरेशन। फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब 2m वाले का बनाते हैं क्योंकि इस पर कम फोर्स लग रहे हैं। तो ये 2m वाला हो जाएगा हमारे पास ब्लॉक। इस पे इधर से लगेगा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n2। इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में दैट इज a। तो n2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? n2 इक्वल टू हो जाएगा 2m × a और a की वैल्यू ऊपर से पुट कर देते हैं f डिवाइडेड बाई 3m।
सो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो n2 कितना आने वाला है 2f डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आपसे पूछा गया था n1 बाई n2 निकालो, तो n1 बाई n2 कितना हो जाएगा f बाई 3 डिवाइडेड बाई 2f बाई 3। यहाँ से f बाई 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा 1 बाई 2। तो आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है अ कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज शोन। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन कैपिटल M स्मॉल m इज n। बीच में स्मॉल m है, कैपिटल M यानी ये 1 और 2 और 3 ऐसे मार्क कर देता हूँ मैं। 1 और 2 के बीच में n दिया हुआ है एंड द बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M डैश, उसके बीच में n डैश दिया हुआ है, मतलब 2 और 3 के बीच में n डैश दिया हुआ है। देन आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है n और n डैश में क्या रिलेशन है। तो नीचे सरफेस स्मूथ दे रखा है तो कंबाइंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम हो जाएगा हमारे पास नेट फोर्स लग रहा है F डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है हमारे पास m प्लस स्मॉल m प्लस m डैश, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, डेट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको n कैलकुलेट करना है ना जो 1 और 2 के बीच में है, तो आप किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दें। तो मैं बना देता हूँ कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं अपन यहाँ पे। ये कैपिटल M हो जाएगा, इधर से लग रहा है कांस्टेंट फोर्स F और इधर से लग रहा होगा इस पर नॉर्मल डेट इज़ n, और इसका जो कंबाइंड एक्सेलरेशन है वो है राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे इक्वेशन लिखनी होगी हमें, यहाँ पे F माइनस n इक्वल टू लिखेंगे कैपिटल M इंटू A। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। यहाँ से आपको नॉर्मल फोर्स निकालना है तो n इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास F माइनस कैपिटल M इंटू A। अब A की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो n इक्वल टू हो जाएगा F माइनस, ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू F डिवाइडेड बाई कैपिटल M स्मॉल m प्लस m डैश। इसको अगर पूरा कंप्लीटली सॉल्व करते हैं ना तो n इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमारे पास, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये mf और mf कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली बचेगा यहाँ से हमारे पास f टाइम्स ऑफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M डैश डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m डैश, डेट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कैलकुलेट करना है n डैश। तो n डैश कैलकुलेट करने के लिए हम स्मॉल m यानी 2 और 3 में से किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम उसका बनाते हैं जिसपे मिनिमम फोर्स लग रहे हैं। तो अपन फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएंगे, m डैश का। तो ये हो जाएगा हमारे पास m डैश वाला मास, इधर से लग रहा होगा नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे n डैश है, इसका एक्सेलरेशन है राइट डायरेक्शन में a। तो यहाँ पे n डैश की वैल्यू को डायरेक्टली क्या लिखेंगे अपन, m डैश इंटू a, और a की वैल्यू है f डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m डैश, डेट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब अपने को क्या पता करना था, n और n डैश में क्या रिलेशन है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम देख पा रहे हैं कि n की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे, n डैश से। ठीक है, n की वैल्यू ज़्यादा है n डैश से, तो कौन सा आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक का डिस्कशन किया है। NLM का प्रैक्टिस सेशन 1 था ये हमारे पास। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन 2 होगा, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से और क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है।